हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेट्स की। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिग हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है। ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है। एनाबीना। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं। विषाणुओं के कारण। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की सारी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। यूक्लोरेला। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस। अगला प्रश्न है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। कार्टिकोल्स। क्या कहते हैं। कार्टिकोल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। कार्टिकोल्स। कार्टिकोल्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। अगला है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सक्सीकोल्स। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। एंडोगार्पन। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में किसको जल स्तर या उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। इफेड्रा से। अगला प्रश्न है, किस एक की खेती पौधों का प्रतिरूपण करके की जाती है। प्याज। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। गूदेदार पुष्पासन। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। साइकस। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सजीव प्रजनक अंकुरण किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है। राइजोफोरा में। अगला प्रश्न है, किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। तो किसको खाने से। वनस्पति उत्पाद को। अगला प्रश्न है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है। क्रूसीफेरा। अगला प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो पत्तियों से। अगला प्रश्न है, एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो कौन सा भाग। तना। अगला प्रश्न है, पुष्प के सुखाए गए कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में होता है। तो लौंग में। अगला प्रश्न है,
फूलों के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधों के किस भाग में पाया जाता है? शुष्क प्रकंद। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? फूल गोभी की कली से। तो अगला प्रश्न है, किस फसल में इलाजोला एनाबीना जीव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो चावल। अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? किस से प्राप्त होता है? पाइन से। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 तत्व। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का विटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मोलिबेडनम के। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है? किसके द्वारा? प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस जिसे कहते हैं। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों के लिए सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? किससे संबंधित है? बाजरा से। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जल पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। अगला प्रश्न है, पौधों में जल तथा खनिज लवकों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलियों की गिनती करके। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने किया। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। अगला प्रश्न है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? कार्नवर्ग को। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? था रॉबर्ट हुक ने दिया। अगला प्रश्न, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका में क्या अंतर होता है? सेंट्रियोल का अंतर होता है, उसी कारण विभाजित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण का। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो
कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम्स। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादन किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, कोशिकीय व आणविक जीव वैज्ञानिक केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। अगला प्रश्न, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। अगला प्रश्न है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे जीव में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%। अगला प्रश्न है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से सहयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। अगला प्रश्न है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? किसके कारण होता है? सीसा के कारण। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषक की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? इसका प्रयोग करके? बहुलक अधिशोषक। अगला प्रश्न है, सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है,
भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निच्छालक। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवंशिकी के लिए। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी का शरीर संरचना और वातावरण से। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार हृदय परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। अगला प्रश्न, किस प्रकार की ओर तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक। किस प्रकार का ऊतक है? किस प्रकार का ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तंत्रिका। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? किससे? पिता के। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो क्या होगा संतानों में? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोरों के पहचान के लिए। चोर अपराधी जो खून उन करके भागते हैं, डीएनए अंगुल छाप के द्वारा ही उन्हें पकड़ा जाता है। अगला है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंटामीबा में। अगला प्रश्न है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत। फीता कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला प्रश्न है, गोल कृमि सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? नीमेथे हेल्मिन्थीज के अंतर्गत। अगला
प्रश्न है फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेरेटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? केंचुए का। अगला प्रश्न है किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? डायटम। अगला प्रश्न है किस प्रकार के जीवों में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन के उपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। अगला प्रश्न है तालाबों में और क्यों मुंह तालाबों में किस एक तालाबों में और तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ है। अगला प्रश्न है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। आइए और प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। अगला प्रश्न है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखते हैं पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक खास की आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा और शोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यकृत करता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड। अगला प्रश्न सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। अगला प्रश्न मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। अगला प्रश्न है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आइए आगे देखते हैं शरीर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से। अगला प्रश्न है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। ये रक्त कणिकाएं हैं। क्या है? रक्त कणिकाएं हैं अधिक होती है न्यूट्रोफिल। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। अगला प्रश्न गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। अगला प्रश्न भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा। अगला प्रश्न गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH हार्मोन। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? तो कौन सा? अग्न्याशय है। अगला प्रश्न है किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है मनुष्य के आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है
किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस में रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म। अगला प्रश्न है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के से। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, उपास्थियों तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। अगला प्रश्न है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सीटी स्कैन का। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग? यकृत। अगला प्रश्न है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से आता है? मेट्रोपिया। तो फ्रेंड्स, आज के जीव विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिल जाएगी।